जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। साथियों, जैसा कि करंट अफेयर का वार्षिकांक का जो सेशन कराने के लिए जो चर्चा की गई थी, उसके क्रम में आज दूसरा सेशन देख रहे हैं। साथियों, मैं कहूँगा आज अगर आप लोग यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ, आप लोगों को अगर अपनी तैयारी को सकारात्मक दिशा देनी है तो आप मेरे साथ जुड़िए। प्रीलिम्स के लिए आपके जो भी विषय आते होंगे, खास करके जीएस में, पूरे को कवर कराने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत जगह से आप पढ़ते होंगे, कहीं से भी पढ़े, चाहे ऑफलाइन से चाहे ऑनलाइन से। यहाँ वाला सेशन जो होगा, जो सीधा सीधा नोट्स का होगा, घटना चक्र पूर्वावलोकन वाली बुक का होगा। तो आप साथियों का जिम्मेदारी ये है, आप यहाँ उपस्थित होइए। इससे आप अनुमान लगाइए कि आपको कितनी चीज़ें तैयार हैं या फिर नहीं तैयार है, ये आप समझ पाएंगे इस वाले सेशन को देखकर। साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि अभी हम लोग केवल वन लाइनर या कंटेंट मेन कंटेंट पे चर्चा करें, जैसे पिछले दिनों हमने चर्चित राष्ट्रीय महिलाओं की, अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की, तमाम देश और उनकी राजधानियों की चर्चा कर ली। साथ ही साथ हमने भारत में जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 2024 का, इसमें कौन मुख्य अतिथि आए, सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी हुई, किस विभाग की झांकी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। साथ ही साथ मोदी जी यानी भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनको पूछा मोदी जी को कहाँ कहाँ देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला 2023 में। साथ ही साथ डिक्शनरी यानी डिक्शनरी जो चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे कैम्ब्रिज हो, चाहे कोलिंस हो, यानी इनने अपना वर्ड ऑफ द ईयर किन शब्दों को घोषित किया है, इस पर हम लोगों ने इसरो के आगामी कार्यक्रम और इसरो के 2023 के कार्यक्रम पर चर्चा किया हमने, प्रोजेक्ट चीता पर चर्चा किया हमने, और बाघ रिपोर्ट पर चर्चा की। यानी ये सारी बातें आप पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। अब आज के क्रम में हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, 9:15 बजे से आपका सुबह में ये सेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद आपको दोपहर 11 बजे इतिहास का सेशन, दोपहर 3 बजे भूगोल का सेशन, ऐसे करके एक क्रम में रात को 9 बजे आपको मिल जाएगा संविधान राज्य व्यवस्था का सेशन। आगे आते हैं, बात करते हैं आज वाले सेशन की। सीधा हम पहुंचते हैं अपने सेशन पे, आज वाले पे। तो यहाँ लास्ट में पहुंचते हैं। अच्छा, ये सब बातें साथियों जो है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये तरीका दिया गया है। मैंने कहा चैनल पर नए हैं तो आप देखिए चैनल पे, चाहे वीडियोस में जाइएगा चाहे प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपके यूपी पीसीएस और आरओ एग्जाम को देखते हुए एक प्लेलिस्ट तैयार हो गई है, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, इन सब विषयों पर, और ये आपके इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप सारे लोग उसको देख करके रिविजन अपना कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं साथियों। यहाँ बात करें आगे आगे, देखिए आज के क्रम में हम जब लोग चर्चा करेंगे उसके विषय में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। याद होगा हमने कल एक चीज़ छोड़ी थी, यानी बाघ रिपोर्ट तो पढ़ी थी, लेकिन वन स्थिति रिपोर्ट छोड़ दी थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई करेंट स्टैटिक या करेंट का सेक्शन कंटेंट है तो ये यूपी पीसीएस आरओ के लिए, साथ ही साथ और बेसिक एग्जाम के लिए आपका है वन स्थिति रिपोर्ट। अच्छा, जब वन स्थिति रिपोर्ट की बात करते हैं तो आपको बताता है कि भारत में वन कितने हैं, वन कितनी मात्रा में है वर्तमान समय में। भारत का जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है उसी के द्वारा ये जारी किया जाता है। यानी जो पिछला कार्यकाल हुआ 2022 में रिपोर्ट जारी की गई 13 जनवरी को, और ये रिपोर्ट जो 2021 के लिए जारी हुई, ये 17वें क्रम की। ठीक बात है ना, ध्यान करे रहिएगा कि 19 के बाद 21, तो ये 17वें क्रम की आपकी बाघ रिपोर्ट हो रही है, जो कि 2022 में जारी की गई वर्ष 2021 के लिए। किस मंत्रालय के द्वारा? तो पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। आगे अगर इसके विषय में बात करें साथियों, यहाँ तमाम कंटेंट जैसे कह रहा है कि देश में अगर बात करें कि देश में कुल मिलाकर के, यहाँ भारत में कह रहा है कुल वन और वृक्षावरण कितना है कुल मिलाकर के, तो ये 8,09,537 वर्ग किलोमीटर पर भारत में वन और वृक्षावरण फैला हुआ है। यानी कुल मिलाकर 24.62% भारत में कुल वन और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर के ये हिस्सा है। बात करते हैं आगे, कुल वनावरण भारत में कितना है, तो वन यानी वन और वृक्षावरण दोनों अंतर है। यानी वृक्ष में आपकी क्या होता है, तो केवल वृक्षों की बात करती है, बड़ों वृक्षों की, जबकि वन की बात करता है तो वन के अंतर छोटे बड़े सारे वृक्ष आपको आ जाते हैं। तो बात कर रहा है कुल वनावरण भारत में 7,13,789 है, जबकि कुल वृक्षावरण, अब देखिए 7,13,000 और 95,748 वर्ग किलोमीटर को जब जोड़ेंगे तो आपका यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। और आप कहेंगे वनावरण तो 21.71%, जबकि 2.91% भारत में वृक्षावरण है। मैंने कहा साथियों, एकदम धैर्यता से इन चीज़ों को देखते चलिएगा। आपका तैयार है तब भी, नहीं तैयार है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, नहीं तैयार है तब तो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप तैयार किए हैं तो भाई जाहिर सी बात आप यहाँ देखेंगे तब तो आपको कतई उबन नहीं होगी। बात आगे करते हैं, कह रहा देश में जो कुल वृद्धि हुई है वनावरण के विषय में और वृक्षावरण के विषय में, कह रहा है 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन और वृक्षावरण में। साथ ही साथ अगर बात करें वनावरण में जो वृद्धि हो रही है,
ये हुई है 1540 वर्ग किलोमीटर की, ठीक बात है ना। जबकि वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है ये 2019 की तुलना में 721 वर्ग किलोमीटर। आप समझ रहे हैं, वन स्थिति रिपोर्ट जो है ये हर बात करेंगे तो हर 2 साल पे आती है, यानी 19 में आई, 19 के बाद 21 में आई। अब 21 वाली जो रिपोर्ट हुई ये जो है ये 17वें क्रम की रिपोर्ट हुई, किसकी, वन रिपोर्ट, जो कि पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। आगे बात करते हैं यहाँ, कह रहा है आपसे कि कुल मैंग्रोव वन की बात करा जाए, यानी मैंग्रोव वन ऐसे वन जो कि तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनके विषय में कह रहा है, दलदली वाली भूमि वाले, कह रहा है कि इनका क्षेत्रफल है 4992 वर्ग किलोमीटर की, और इसमें जो वृद्धि हो रही है 2019 की तुलना में तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। साथ ही साथ अगर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन की बात करेगा तो ये पश्चिम बंगाल में पहले स्थान पे है, उसके बाद में गुजरात पे, और उसके बाद अंडमान। अब देखिए तीनों आपके ऐसे हैं तटीय क्षेत्र, चाहे पश्चिम बंगाल हो गया, चाहे नीचे बात करेंगे यहाँ पर गुजरात और अंडमान निकोबार के विषय में। यहाँ देखिए भारत में अगर कह रहा है कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र अगर पता करना है तो वन क्षेत्र वाला राज्य, अब देखिए ये क्वेश्चन आपको बेसिक एग्जाम में केवल एक पूछता है, लेकिन अपर एग्जाम में आपको कूट में दे देता है, कई पूछ लेता है, कहता है क्या क्रम ये सही है। तो कह रहा है जो भारत में सर्वाधिक वन हो रहे हैं, सर्वाधिक वन की बात की जाए अगर भारत के लिए तो ये सबसे पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, यानी 77,493 वर्ग किलोमीटर पर। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 66,000 से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर पे। उसके बाद छत्तीसगढ़ है 55,000 से ज़्यादा। तो ये आप कह रहे हैं भारत में अगर वन के विषय में आपको जानना होगा तो भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। तो आप जान के सबसे ज़्यादा भारत में वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश को, यानी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और वनों का राज्य भी कह सकते हैं। आगे यहाँ लिखा हुआ सबसे कम वन अगर कहीं पर भारत में है तो वो हरियाणा में है पहले नंबर पे, फिर पंजाब में, फिर गोवा में। तो अब आप समझ गए सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, जबकि सबसे कम वन हो रहे हैं आपका हरियाणा में, ठीक है ना। आगे आते हैं यहाँ पर वनावरण की बात कर रहा है कि भारत में जो वनावरण है, वन का आवरण है कुल मिलाकर, यानी इसमें जो वृद्धि दिख रही है ये सबसे ज़्यादा वृद्धि किस राज्य में दिख रही है 2021 की रिपोर्ट में, तो कह रहा है सर आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर की, तेलंगाना में 650, ये भी लगभग 650 के आसपास में हो रही है, जबकि यहाँ उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर की। मैंने कहा ये कंटेंट आप देखते रहिएगा, चूंकि ये क्वेश्चन आपको कोर्ट में पूछे जा सकते हैं, तो आप तैयारी कर रहे हैं अगर पीसीएस आरओ की, ध्यान करे रहिएगा, आपके लिए जरूरी हो सकता है। भारत में अगर कहे सर्वाधिक वनावरण की तो सबसे ज़्यादा वनावरण प्रतिशत वाला अगर कोई राज्य है तो वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद में मेघालय। यहाँ क्या कह रहा है, वनावरण परसेंटेज की बात कर रहा है, यानी वनावरण प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो आप कहेंगे सर मिजोरम में है। बात करें देश में कुल वन जो हैं वो कितना कार्बन को स्टॉक करते हैं, यानी जो कार्बन दूषण फैला होता है, प्रदूषण, उसको कितना सोखते हैं, तो ये 7,204 मिलियन टन लगभग कार्बन सोख लेते हैं। अब आज के सेशन, अभी इतनी देर में आपने क्या देखा, आपने एक मेन टॉपिक देखा जिसका नाम क्या था, नाम आपने कहा सर इसका नाम है वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि हर 2 साल में जारी की जाती थी, पिछली बार 2021 के लिए जारी हुई थी 2022 में, ठीक है ना। और किस क्रम की थी, 17वें क्रम की वन रिपोर्ट है, किस मंत्रालय के द्वारा, तो पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा, उस समय के मंत्री हुआ करते थे इसके भूपेंद्र यादव। बात करते हैं इसमें तमाम बातें, जैसे कह दिया इसमें लास्ट में देखिए सबसे ज़्यादा भारत में वन हो रहे हैं किसके पास, तो मध्य प्रदेश के बाद, मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के पास, सबसे कम वन हरियाणा के पास हो रहे हैं, साथ ही साथ सबसे बड़ा वन प्रसिद्ध अगर किसी राज्य में दिख रहा है तो आंध्र प्रदेश में, जबकि सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत किस राज्य में है, तो मिजोरम में, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ वनावरण में वृद्धि की बात कर रहा है और यहाँ कह रहा है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत की बात कर रहा है, ठीक है ना। याद कर रहिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ तैयार किए रहिएगा, ठीक है ना। अगर वन और वृक्षावरण दोनों को जोड़ के बात की जाए तो 8 लाख से ज़्यादा, लेकिन अगर अलग अलग कहा जाए तो एक 7 लाख और एक 95,000 में पाएंगे आप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ मैंने कहा ये प्लेलिस्ट आपको दी गई है, यहाँ पर सारी चीज़ें यानी वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, आरओ या फिर यूपी पीसीएस का जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सारे आपको मिलेंगे। अगले पे आते हैं। अब कुछ शहरों के नाम और उन शहरों के परिवर्तित नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंटेंट है ये, बहुत पूछा जाता है। यानी कुछ शहर हैं जिनके नाम परिवर्तित कर दिए जाए या जगहों के नाम, जैसे कि सौराष्ट्र यानी गुजरात का एक क्रिकेट एसोसिएशन जो स्टेडियम था इसका नाम बदल के रख दिया गया निरंजन शाह स्टेडियम। तो पूछा जा सकता है सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम बदल के क्या रखा गया, तो निरंजन शाह स्टेडियम। बात करते हैं पेटीएम ई कॉमर्स की, तो इसका नाम बदल के पे प्लेटफॉर्म कर दिया गया। वहीं अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया अयोध्या धाम, जबकि यहाँ लिखा हुआ है पंजोखरा गांव हरियाणा जो है इसका नाम पंजोखरा साहिब कर दिया गया।
चंद्रनगर रखा गया किसका नाम, तो उत्तर प्रदेश का जो फिरोजाबाद गांव है, शहर है, इसका नाम बदल के चंद्रनगर रख दिया गया। वहीं बात करें आयुष्मान भारत के विषय में, जो योजना आई थी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र की, तो इसका नाम रख दिया गया आयुष्मान आरोग्य सदन। जो भारत में पुराना संसद भवन है, इसका नाम रख दिया गया वर्तमान समय में संविधान सदन। याद होगा आपको, भारत में एक नई संसद तैयार हो रही है, तो अब जो पुरानी संसद है उसका नाम संविधान भवन रख दिया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये उसी समय बना था जब लगभग संविधान निर्माण हुआ था, तो इसी वजह से इसका नाम संविधान सदन के रूप में रख दिया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए किसका नाम हाल ही में अस्मिता महिला लीग कर दिया गया, तो याद करिएगा कि खेलो इंडिया की जो महिला लीग है उसका नाम। वीर सावरकर सेतु किसे कह दिया गया, तो बांद्रा वर्सोवा जो सी लिंक है उसका नाम रख दिया गया वीर सावरकर सेतु। जबकि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो है, इसका नाम अटल सेतु कर दिया गया। बात करते हैं उधमपुर रेलवे स्टेशन जो जम्मू कश्मीर का था, इसका नाम बदल कर रख दिया गया शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। जबकि संयुक्त अरब अमीरात का जो अल मिनहाद शहर जो है, इसका नाम हिंद शहर रख दिया गया। साथियों, प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम रख दिया गया किसका, तो नेहरू मेमोरियल जो संग्रहालय था नई दिल्ली का, इसका नाम। मोटे अनाज जो हैं यानी मिलेट सुपरफूड जो हैं, इनका नाम श्री अन्न कह दिया गया। यानी मोटे अनाज जैसे बाजरा आपका आ गया, मक्का आ गया, तो ये हो गया आपका, इनका नया नाम श्री अन्न कह दिया गया। अफगानिस्तान जो देश है वो क्या कर रहा है, इसका यहाँ नाम चेंज हो रहा है, इसका नाम रख दिया गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान का नया नाम है, ध्यान कर रहिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। अहिल्याबाई होलकर नगर हो गया किसका नाम, तो जो महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला है उसका नाम। जबकि शिवमोगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये नाम रखा गया इसका कुवेंपू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ बात करते हैं औरंगाबाद शहर का, तो ये छत्रपति संभाजीनगर। वहीं उस्मानाबाद शहर महाराष्ट्र का धाराशिव। साथियों, ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ जो नामकरण वाला है, ये कई एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया गया है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपको कवर कराने का काम किया जा रहा है। जो रायबरेली हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदल गया रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। आगे बात करें अगर, तो जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है मुंबई का, उसका नाम रख दिया गया CD देशमुख रेलवे स्टेशन। यानी प्रस्तावित है कि इसका नाम रखा जाए। जो राउरकेला स्टेडियम हुआ उड़ीसा का, उसके विषय में लिखा हुआ है कि इसका नाम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। हैरिस पार्क जो है उसका नाम रख दिया गया लिटिल इंडिया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का। साथ ही साथ इस्लाम नगर जो मध्य प्रदेश का था, उसका नाम रख दिया गया जगदीशपुर। बात करें मुगल गार्डन जो दिल्ली का है, उसका नाम अमृत उद्यान। जबकि अरुणाचल प्रदेश की जो जगह है होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, इसका नाम रख दिया गया डोनी पोलो एयरपोर्ट। आगे आते हैं साथियों, आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है जो चिपी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है चिपी, इसका नाम रख दिया गया, चिपी वाले का नाम रख दिया गया बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा। देवगिरी किला नाम रख दिया गया दौलताबाद किला, यानी दौलताबाद जो किला है महाराष्ट्र का, उसका नाम देवगिरी किला। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश की एक जगह है किबुथु सैन्य शिविर, इसका नाम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रख दिया गया। राजपथ जो दिल्ली है, इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया गया। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल के शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया। लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो इंग्लैंड का है, उसका नाम रख दिया गया सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड। .5140 द्रास सेक्टर जो है, इसका नाम बदल के गन हिल रख दिया गया। बात आगे करें, यहाँ पर लिखा हुआ है जो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान है, उसका नाम बदल के रख दिया गया गति शक्ति विश्वविद्यालय। साथियों, आगे कहेंगे तो गुजरात की एक जगह है केवड़िया रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया एकता नगर रेलवे स्टेशन। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, यहाँ आप क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ कुछ नाम जिनके नए नाम रखे गए हैं, चाहे जिले हों चाहे कोई जगह हों, आपके एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछ जरूर लेता है, करंट अफेयर या फिर स्टैटिक जीके जो भी आपको पूछे। बिहार मखाना की बात करें तो ये मिथिला मखाना कह दिया गया। झांसी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का, उसका नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो इंदौर का, उसका नाम टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। इसके बाद अभी जब बाद के सेशन में जब आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि ये जरूरी था कि नहीं। आगे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। लोकसभा राज्यसभा टीवी का नाम रख के बदल गया है संसद टीवी। मिड डे मील योजना का नाम बदल कर रख दिया गया PM पोषण स्कीम। साथ ही साथ यहाँ बात करें तो राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, इसका नाम बदल के रख दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चेनानी नासरी सुरंग जो है, इसका नाम बदल के रख दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, अभी तो ये लड़ाई आगे और लड़ाई है, कहने का अर्थ है अभी तो मैं केवल बेसिक आपकी
आपकी नियमितता देखने के लिए बहुत बेसिक में चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखिएगा और भी मजबूती से हम चीज़ों को पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है ना। आगे आते हैं साथियों, इसके बाद यहाँ कुछ पे लिखा हुआ है, यहाँ आगे आते हैं कुछ, यानी ब्रांड एम्बेसडर के विषय में कौन सी संस्था, यानी किस चीज़ की ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान समय में कौन है। अगर कहेगा फिट इंडिया मूवमेंट का, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फिट इंडिया मूवमेंट का, तो इसके हैं नरेंद्र कुमार यादव। जबकि पंजाब का अगर स्टेट आइकॉन किसी को बनाया गया लोकसभा चुनाव के लिए, तो ये शुभमन गिल को बनाया गया था। स्विट्जरलैंड जो है, यहाँ का फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाया गया था नीरज चोपड़ा को। 5वां भारत रंग महोत्सव जो हुआ 2024 का, इसको बनाया गया नीरज त्रिपाठी को एम्बेसडर। बोट नाम का याद होगा आपको, जो एयरपॉड लगाते हैं या आप तमाम ईयरफोन यूज करते हैं ईयरफोन, तो इसके रणवीर सिंह को। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के पिंकी मिर्ज़ापुर को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। मिर्ज़ापुर की एक लड़की है पिंकी। बात करते हैं अगला बिस्लरी टेक्नो की, तो जो दीपिका पादुकोण। रुपए की वॉलीबॉल सीजन लिखा है, वॉलीबॉल लीग सीजन 3 की ऋतिक रोशन। अब देखिए यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी हम पहले चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहला नाम लिखा है किसका, सबसे पहला नाम लिखा है फिट इंडिया मूवमेंट का, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे पंजाब का स्टेट आइकॉन, ये भी पूछा जा सकता है। और स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर, ध्यान करिएगा ये भी। बात करते हैं 5वां भारत रंग महोत्सव, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे अगर चर्चा करें यहाँ पर युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जम्मू कश्मीर के सुरेश रैना। बात आगे कहेगा भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर, तो महेंद्र सिंह धोनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बंगाल राज्य का तो सौरभ गांगुली ही होंगे। अगले पे आते हैं यहाँ पर स्टेट इलेक्शन जो हुआ आइकॉन, राजस्थान का चुनाव आयोग ने बनाया दिव्यकीर्ति सिंह को, ये जरूरी है। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया राजकुमार राव को। आईसीसी विश्व कप ने क्या किया, त्रिपुरा आईसीसी विश्व कप ने अपना 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था शाहरुख खान को, जबकि त्रिपुरा पर्यटन के सौरभ गांगुली बनाए गए। आगे आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ कुछ नाम, बहुत सारे नाम दिया गया है, जिसमें सबसे मेन लिखा हुआ एक नाम बिहार खादी का, जिसकी हो रही है मैथिली ठाकुर वर्तमान समय में। उत्तराखंड राज्य जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हो रहे हैं, उनका नाम क्या है, उत्तराखंड वाले लिखा है, उत्तराखंड वाले के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी, जबकि स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर हो रहे हैं नीरज चोपड़ा। ये याद कर रहिएगा। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, निक्षय मित्र जो है यानी जो कार्यक्रम चलाया गया, उसके ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक, जबकि आपसे कह रहा है नेत्रहीन जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को। एक और आया, वेबसाइट आई जिसका नाम है माँ भारती के सपूत, इसका हो गया अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। साथ ही साथ यहाँ यूनिसेफ इंडिया के जो नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बने वो आयुष्मान खुराना, खूब जरूरी है आपके लिए यहाँ। एक और भारत में अमेरिका के जो राजदूत हैं उनका नाम है एरिक गार्टेसी, ध्यान किए रहिएगा। अब देखिए और इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए एशियाई हॉकी महासंघ का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया सलीमा टेटे को। अब देखिए आगे आते हैं यहाँ, आगे कुछ नाम जैसे यहाँ लिखा हुआ है, कुछ नाम जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर जो खादी प्राकृतिक प्रिंट है, यहाँ लिखा हुआ है जो खादी प्राकृतिक प्रिंट है उसके नितिन गडकरी को। बैंकिंग धोखाधड़ी अगर मामला हो रहा है तो आरबीआई द्वारा उसके ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा ही बन रहे हैं। केरल एडवेंचर टूरिज्म के हो रहे हैं PR श्रीजेश। देश का मेंटर कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया था उसके सोनू सूद, ठीक बात है ना। ड्रोन स्टार्टअप एक प्रकार का गरुण एरोस्पेस, उसके ब्रांड एम्बेसडर हो रहे हैं MS धोनी। अब आप देखिए इतना आपने कंटेंट पढ़ा जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करता है आज के सेशन के लिए। फिर आपके बीच में दिन में ही कोई सेशन आपके लिए उपस्थित हो जाएगा किसी टाइम पे, तो आप साथ ही उपस्थित रहिएगा हमारे साथ। दूसरा, अपनी तैयारी को एक सकारात्मक दीजिए, और मैंने कहा जीने की अगर चाह है तो आप दीवारों में भी फूल खिल जाते हैं। बाकी इसी वॉइस के साथ वाणी को विराम देते हैं। आज आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 11 बजे आपके लिए इतिहास का सेशन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।